इस वीडियो में हम ल्यूसेंट जीके की हिस्ट्री को शुरू करेंगे और इसके सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को पढ़ेंगे जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। यदि आपको ल्यूसेंट जीके की जरूरत नहीं है या आप अपनी तैयारी में सीरियस नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, सब्सक्राइब नहीं कीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं ल्यूसेंट को पूरी तरह से रेडी करना तो ये वीडियो और चैनल आपके लिए है, इसलिए आप वीडियो भी पूरा देखिए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले तो हम ये जान ले कि हिस्ट्री क्या है और इसका अंश भी सभी को मालूम है कि पास्ट की स्टडी को हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री शब्द एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से बना है जिसका अर्थ होता है रिसर्च, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन। क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे पहले रियल हिस्टोरियन कौन थे? वो हेरोडोटस थे। उन्होंने बस एक किताब लिखी थी, द हिस्ट्रीज। इसके बावजूद उन्हें इतिहास के पिता की संज्ञा मिल गई। इसमें उन्होंने ग्रेको पर्शियन युद्ध यानी यूनान और ईरान के बीच हुए युद्ध की घटना को बताया था। इस युद्ध को समझाने के लिए उन्होंने लिखित के साथ साथ भौतिक साक्ष्य भी बताए, जिससे उनके द्वारा लिखा गया इस युद्ध का इतिहास प्रामाणिक बन जाता है। तो एक चीज यहां आपके समझ के लिए है कि कोई भी कहानी इतिहास का हिस्सा नहीं बनती जब तक उसके साक्ष्य ना हो। और साक्ष्यों में लिखित साक्ष्य के साथ साथ पुरातात्विक साक्ष्य या भौतिक साक्ष्यों का होना भी जरूरी है। अच्छा, हेरोडोटस को इतिहास का पिता किन्होंने कहा था? तो ये बात याद रखिए कि एक रोमन फिलोसोफर सिसेरो थे। उन्होंने ही हेरोडोटस को द फादर ऑफ हिस्ट्री कहा था। इतिहास के पिता में 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है। एक तो हो गया कि इतिहास के पिता हेरोडोटस है। दूसरा ये याद रखना है कि आधुनिक इतिहास के पिता यानी द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ये किन्हें माना जाता है? तो आधुनिक इतिहास के पिता के रूप में लियोपोल्ड वॉन राके को जाना जाता है। और तीसरा कि भारतीय इतिहास का पिता किन्हें माना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के द्वारा जिस राजदूत को भेजा गया था, जिन्होंने इंडिका नाम की एक बुक लिखी थी, हाँ आप सही समझ रहे हैं, वे थे मेगास्थनीज। तो ये याद रखिए कि भारतीय इतिहास का पिता मेगास्थनीज को कहा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कैलेंडर के बारे में। अभी जो कैलेंडर हम सभी इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये कैलेंडर ईसाई धर्म के धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। किसी भी डेट को लिखने में हम बीसी या एडी का प्रयोग करते हैं। अब ये क्या है? तो चलिए इनमें पहले बीसी को समझ लेते हैं। बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। हिंदी में इसे ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा पूर्व या बीसी में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में और उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और उनकी मृत्यु ईसा मसीह के जन्म से 483 वर्ष पहले हुई। इसमें हम अगले वर्ष को जानने के लिए एक घटाते हैं। जैसे 563 ईसा पूर्व का अगला वर्ष 562 ईसा पूर्व होगा। हमें उम्मीद है कि आप इस ईसा पूर्व के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो चलिए अब एडी को समझते हैं। एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। ये लैटिन भाषा का एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। हिंदी में इसे ईस्वी लिखते हैं। बहुत लोग इसे आफ्टर डेथ भी कहते हैं, यानी ईसा मसीह के मृत्यु के बाद का समय। इसमें सामान्य तरीके से वर्षों का कैलकुलेशन होता है। जैसे अभी 2025 का साल चल रहा है, अगला साल कौन सा होगा? सबको पता चल ही गया होगा। तो कमेंट में लिख दीजिए कि कौन सा साल अगला साल होगा। तो ये है एडी। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक के प्रतिशत को बढ़ा दीजिए, जिससे कि अगला वीडियो आपको और धमाकेदार मिले। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण एरास यानी कुछ इंपॉर्टेंट संवत को जान लेते हैं। सबसे पहला है विक्रम संवत। ये संवत उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के द्वारा शुरू किया गया था और इसका पहला वर्ष 57 एडी से शुरू है। विक्रमादित्य ने शक राजाओं को हराया था, जिसके बारे में हम आगे की वीडियोस में चर्चा करेंगे और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी।
तो शक राजाओं को हराने के बाद इस दिन को मनाने के लिए उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की। अब दूसरा महत्वपूर्ण संवत है शक संवत। ये संवत कुषाण वंश के राजा कनिष्क के द्वारा शुरू कराया गया। कनिष्क ने अपने सिंहासन पर विराजमान होने के अवसर पर इसे शुरू किया था। भारत सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में 22 मार्च 1997 को अपनाया था। यह संवत 78 ईस्वी में शुरू हुआ, यानी इसका पहला वर्ष 78 ईस्वी में है। तीसरा महत्वपूर्ण संवत है गुप्त संवत। इसे 319 ईस्वी में गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा शुरू कराया गया। चंद्रगुप्त प्रथम भी जब राजा बनते हैं और सिंहासन पर बैठते हैं तो उसी अवसर पर उन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। अगला इंपॉर्टेंट संवत है हर्ष संवत। इस संवत को कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने शुरू कराया था। उन्होंने भी अपने सिंहासन पर बैठने के अवसर पर इस संवत को शुरू किया और वे राजा बने 606 ईस्वी में, इसलिए हर्ष संवत का पहला वर्ष 606 ईस्वी ही है। अगला महत्वपूर्ण संवत है हिजरी संवत। मुख्य रूप से इस्लाम धर्म में इस कैलेंडर का उपयोग होता है। अरब में खिलाफत साम्राज्य के दूसरे खलीफा उमर थे। उन्होंने ही इस संवत की शुरुआत की। 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद अपने अनुयायियों के साथ मक्का से मदीना चले गए। इसी घटना को याद रखने के लिए उमर ने हिजरी संवत की शुरुआत की और इसलिए इस संवत का पहला वर्ष है 622 ईस्वी। अंत में एक महत्वपूर्ण कैलेंडर को जान लेते हैं जो है इलाही कैलेंडर। ये बात तो आपको याद ही रखनी है कि इसकी शुरुआत 1556 ईस्वी में मुगल शासक अकबर ने की थी। लेकिन एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि 1668 में औरंगजेब ने इस इलाही कैलेंडर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। मुझे उम्मीद है कि आपको संवत और कैलेंडर के बारे में समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हिस्ट्री के पीरियोडाइजेशन को। हमने आपको बताया था कि किसी घटना को इतिहास में लिखने के लिए स्रोतों की जरूरत होती है। तो जो स्रोत हमारे पास उपलब्ध है उसके आधार पर हम इतिहास को 3 पीरियड्स में बांटते हैं। पहला है प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी प्रागैतिहासिक काल। ये काल 30 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक का है। इतिहास का ये समय ऐसा है जिसके कोई लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो जिस काल के लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं है उन्हें प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी आद्य ऐतिहासिक काल। ये काल 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का है। इस समय का लिखित विवरण तो हमारे पास है, लेकिन या तो उसे पढ़ा नहीं जा सका है या फिर उसके लिखित दस्तावेजों को पुरातात्विक साक्ष्यों से कंफर्म नहीं किया जा सका है। मतलब कि अगर हमारे पास लिखित साक्ष्य है तो कोई भौतिक साक्ष्य नहीं, और भौतिक साक्ष्य है तो उसके लिखित को पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। इस समय के लिखित विवरण और भौतिक साक्ष्य तो बहुत सारे उपलब्ध हैं, लेकिन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका है, तो ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत का समय है। दूसरा उदाहरण है वैदिक काल। उस काल के लिखित साक्ष्य तो बहुत है, लेकिन हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य बिल्कुल नहीं है। इसलिए वैदिक काल भी आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत का समय है। तो ऐसा समय जिस समय के लिखित साक्ष्य या तो उपलब्ध नहीं है, या अगर लिखित साक्ष्य उपलब्ध है तो उनकी पुष्टि करने के लिए कोई भौतिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसे ही आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और तीसरा पीरियड है हिस्टोरिक पीरियड यानी ऐतिहासिक काल। इसकी शुरुआत 600 ईसा पूर्व से हुई और ये अभी तक चल रहा है। ये वो काल है जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और उसके साथ भौतिक साक्ष्य भी है जिनसे उन लिखित विवरणों की पुष्टि हो सकती है। तो ये थे हिस्ट्री के 3 पीरियड्स जिनके बारे में आगे के वीडियोस में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब अभी अंत में समझ लेते हैं इतिहास के कालक्रम को यानी क्रोनोलॉजी को। आप सभी जानते हैं कि इतिहास को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री यानी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। यहाँ याद रखने वाली बात यह है
कि जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलेरियस पहले इतिहासकार थे जिन्होंने हमें इतिहास का ये त्रिपक्षीय विभाजन दिया था। अगर हम भारत की बात करें तो अध्ययन की सुविधा के लिए भारतीय इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और उत्तर आधुनिक भारत। वेद, पुराण, देशी विदेशी लेखकों और उनकी किताब से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में रहते हैं। इस अगली वीडियो में हमने इन्हीं को बहुत अच्छे से पढ़ा है, जिसे देखने के बाद आपको एंशंट लेखकों और उनकी बुक्स के बारे में कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जिन्हें इस टॉपिक को सबसे अच्छे से तैयार करना है वो ये वीडियो जरूर देखिए। और नॉन सीरियस कैंडिडेट जिन्हें लगता है कि उन्हें इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, वे इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो आप हमारे सीरियस कैंडिडेट हैं जो जरूर एग्जाम निकालेगा। तो सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए, सब्सक्राइब्ड सर। सभी को परीक्षा की शुभकामना के साथ धन्यवाद।